नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि ममता बनर्जी क्यों संसद के द्वारा पारित नए कानूनों की समीक्षा करना चाहती हैं। क्या संसद से पारित कानून की समीक्षा करने का अधिकार है ममता बनर्जी को या किसी राज्य को? इस पर करेंगे सबसे पहले बात, क्योंकि वहां पर राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल क्या बनाना रिपब्लिक है क्या। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि नेताओं के जो नफरती बयान हैं वो कई बार जो नेता हैं, बड़े नेताओं की हत्या तक में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, शिंजो आबे की हत्या हो चुकी है जापान में। भारत में भी तो ऐसे नफरती बयान दिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि डंडा लेकर मारेगा युवा। तो इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, इन नफरती बयानों का क्या मकसद होता है और क्या ऐसी सियासत चलेगी? और इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल जिसका ढिंढोरा न्यूयॉर्क टाइम्स में, खलीज टाइम्स में पीटा जाता है, उसकी हकीकत क्या है और आंकड़े सुधारने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार किस तरह की बाजीगरी करता है, किस तरह सरकार बाजीगरी करती है और किस तरह आंकड़ों की एक गुलाबी तस्वीर पेश कर देती है। और इसके बाद बात करेंगे नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है, उसमें सीजेआई ने साफ तौर पर कहा है कि पूरी परीक्षा फिर से कराने के लिए अभी बहुत कुछ चाहिए जो फिलहाल है नहीं। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। सीजेआई ने कहा दोबारा नीट एग्जाम के लिए हमारे सामने ठोस कारण होने आवश्यक। नीट मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को लिया हिरासत में। इन डॉक्टरों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी पश्चिम बंगाल की सरकार। ममता सरकार ने हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज समेत 7 सदस्यीय पैनल किया गठित। राज्यपाल ने उठाए सवाल, कहा पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उकसाने वाले बयान पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा मौत, हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। राहुल गांधी को नसीहत। कहा लोकसभा में विपक्ष के नेता दिखाएं थोड़ी परिपक्वता। 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में ईडी की दिल्ली समेत 5 शहरों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के फार्म पर छापे जारी। दिल्ली के बहुप्रचारित शिक्षा मॉडल पर उठे गंभीर सवाल। 9वीं कक्षा में फेल हुए करीब 17,000 छात्रों को दिल्ली सरकार डालना चाहती है ओपन स्कूल में। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आप इसी मॉडल का पीटते हैं ढिंढोरा? विवादित प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर हिरासत में। पुणे स्थित पौड पुलिस स्टेशन में लाकर पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। और कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं बारिश ने बढ़ाई परेशानी। उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ से थोड़ी राहत, लेकिन आफत अभी भी बरकरार। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कोई राज्य या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित कानून की समीक्षा कर सकती है क्या? दरअसल ममता बनर्जी ऐसी ही कोशिश कर रही हैं। आपको याद होगा हाल ही में 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए हैं, नए क्रिमिनल लॉ। तो उसी पर ममता समीक्षा करना चाहती हैं। तो देश में संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन कानूनों की समीक्षा करना चाहती हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है
और जानना चाहा है कि इस कमेटी का उद्देश्य क्या है जो ममता सरकार ने गठित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उनकी जांच के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है। 7 सदस्यीय कमेटी इन कानूनों का गहन अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। तो सवाल यह है कि जिस राज्य में चुनाव के 3 महीने बाद भी राजनीतिक हिंसा जारी है, वहां क्रिमिनल लॉ की किस मकसद से समीक्षा हो रही है? क्या मकसद है इस समीक्षा का? ममता क्या हासिल करना चाहती हैं इस समीक्षा के जरिए? दरअसल ब्रिटिश काल से चल रहे क्रिमिनल लॉ को बदलकर केंद्र सरकार ने आजाद भारत के लिए पहली बार दंड से ज्यादा न्याय पर जोर दिया है। तो राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया राज्यपाल ने कि जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से राय मांगी थी, तब क्या पश्चिम बंगाल ने कोई सुझाव दिया था क्या उस समय? तो ममता सरकार जो कुछ कर रही है उससे जरूर फेडरल स्ट्रक्चर पर, जो हमारे संघीय ढांचा है हमारे देश का, उस पर जरूर एक सवाल उठता है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संशोधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की है उसके उद्देश्यों पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल इस विशिष्ट रिपोर्ट वाली रिपोर्ट चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर उस समय सुझाव दिए थे। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता, इसे बनाना रिपब्लिक में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत बख्शी इस समय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। प्रसेनजीत, ये क्या ममता बनर्जी ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है और राज्यपाल ने जो सवाल पूछे हैं, ये क्या एक देश के अंदर एक देश, उन्होंने राज्य शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि संविधान में स्टेट का मतलब राज्य होता है, लेकिन क्या एक देश के अंदर ये इस तरह के एक ममता बनर्जी एक अलग से इस तरह की समीक्षा करना चाहती हैं? क्या मकसद इसका बताया है और क्या जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है दादा, संघीय ढांचे जो हैं, उसमें ये संभव है क्या? देखिए लालचांद, मैं महामहिम की तरफ अपना पूरा श्रद्धा रखते हुए एक बात कह रहा हूं कि इस ममता बनर्जी का राजनीति को मैं पिछले 35-36 सालों से देख रहा हूं। ये उसी जेनेटिक्स का या उसी इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है जो इकोसिस्टम एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की स्लोगन देते हुए धारा 370 और धारा 35A की समर्थक थे। तो अब देश में धारा 370 और 35A ये तो नहीं है, पूरा देश को एक साथ में लाया गया है, लेकिन इस ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ये जो 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की जो स्लोगन है, इस स्लोगन के साथ काफी लगाव है। ये वैसे ही 2 निशान तो बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस रिकॉर्ड को आप दिखा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन बोल के, उस नोटिफिकेशन के ऊपर अशोक स्तंभ है नहीं, हमारा जो देश की निशान है वो है नहीं, वहां पे इनका अलग सा एक निशान है, देखिएगा। तो एक निशान की बात तो 2 निशान की बात तो बना दिया है इन्होंने। अब 2 विधान और 2 प्रधान बनाने की मतलब उनकी जो ये आप लोग ने मुख्यमंत्री के हिसाब से पुकारते हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। इसीलिए जो महामहिम ने कहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि उनके ऊपर पूरी तरह से मेरा श्रद्धा दिखाकर मैं बता रहा हूं कि इन लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल को एक अलग सी देश बनाने की चक्कर में लगे हुए हैं। ये कहना, ये हो सकता है मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, मुझे उठा के ले जाए, लेकिन यही मकसद है यहाँ पे बंगाली। ऐसा हो तो चुका ही है, वहां पर पत्रकारों के खिलाफ ऐसा होता तो रहता ही है। उसी के कारण देश का बनाए हुआ कानून का इस तरह से फजूल एक इस तरह की रिव्यू का बात बता रहा है, जो रिव्यू का कोई मतलब नहीं है, जो रिव्यू का कोई नतीजा भी नहीं हो सकता। दादा, क्या ये अपने आप में एक विडंबना नहीं है कि देखिए जहां पर चुनाव के 3 महीने बाद भी हिंसा, अभी वायलेंस जारी है, वो क्रिमिनल लॉ पर समीक्षा के लिए कमेटी बना रहे हैं? ये भी अपने आप में एक हंसने वाली बात है। ये देखिए ना, आप ममता बनर्जी का राजनीति समझिए। पिछले 2-3 दिनों में
यहाँ पे एक सद्दाम बोल के कोई आदमी निकल के आया, एक जमालुद्दीन बोल के आदमी निकाल के आया, शेख शाहजहां तो पहले से ही है, फिर उसके बाद जेसीबी निकाल के आया था। तो ये जो लोग निकाल के आ रहा है, हम उसके ऊपर खबर नहीं कर पा रहा है, हम उनकी ये रिव्यू नोटिफिकेशन के ऊपर खबर कर रहा है। तो मतलब क्या, वो शेख शाहजहां या सद्दाम या जमाल या जेसीबी से अब हमारा दृष्टि घुमाने की जो कोशिश में लगी हुई है, और उनका जो कामधेनु है, जो कामधेनु की लात खाने के लिए वो तैयार है, उनसे जो जब उनको पता चल गया कि पूरी देश इसके बारे में पूरी तरह से देश को पता चल गया है कि बंगाल की राजनीति क्या है, बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की प्रतिष्ठा क्या है, किस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिलते हैं और किस हिसाब से आने वाले दिनों में यहाँ का राजनीति का दिशा हो सकता है। तो ये सबसे नजर हटाने के लिए मैं एक राष्ट्रीय नेता हूं, और राष्ट्रीय कानून का जो रिव्यू करना, ये मेरे लिए ये कर्तव्य है, ये दिखाने के लिए हम और लालचांद ये सब मिलके हम इस वक्त में इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यही तो वो चाहती थी। बिल्कुल, जिस तरह से कि प्रसेन जी, राज्यपाल ने लेकिन बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। राज्यपाल के अगर उनके रिएक्शन को देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह से ममता सरकार पर खड़ा किया है, साफ कहा है ये बनाना रिपब्लिक नहीं है और ये राज्य के अंदर राज्य नहीं चलेगा। तो राज्यपाल के कड़े शब्दों से क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, राज्यपाल को तो अपना भूमिका पालन करना ही पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन पा रहा है, उनके सामने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, इसीलिए उनकी तरफ से जो कुछ भी कहना है कि बनाना रिपब्लिक बोल के या एक देश के अंदर एक देश बनाने की कोशिश के बारे में, ये मैं जो कह रहा हूं इसका पूरा इशारा और सब कुछ काफी कड़े शब्दों में महामहिम ने कह दिया है। मैं लालचंद एक बात छोटी सी बता दूं, आज अभी थोड़ी देर पहले मालदा में एक जगह पर वहां पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक नहीं मिलता है बोल के लोग आंदोलन कर रहे थे। उसके ऊपर पुलिस ने गोली चलाया और लोगों ने पुलिस का जो काफिला है उसके ऊपर आक्रमण किया। थोड़ी देर में आप लोगों को मैं ये स्टोरी भेजूंगा। तो ये जो पूरे एकदम लॉलेसनेस है पूरे बंगाल में, किसी जगह पे ये सद्दाम बोल के आदमी ये अपने घर में सुरंग बना के रखा था कि अगर पुलिस आए तो सुरंग से निकल के पिछले नदी से नाव से निकल जाए। तो राजा महाराजा की 300-400 साल की पहले का जो सुरंग की बात हम देखते जाते हैं, ये अभी यहाँ की सद्दाम के घर में है। तो बंगाल की कानून का अवस्था ऐसा है, वहां पे इस तरह से हमारी दृष्टि हटाने के लिए और अपने आप को महान साबित करने के लिए जो कोशिश ममता बनर्जी की है, उसके ऊपर महामहिम ने जो कुछ भी टिप्पणी की है वो एकदम सही है और यही होना चाहिए। लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता प्रसेन जी दा जुड़े हुए थे। ममता सरकार जिस तरह से कि वहां पर नए कानूनों की समीक्षा करवाना चाहती है, वो भी संसद से पारित कानूनों के, तो उस पर राज्यपाल ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अब हम बात करेंगे आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने आपको बताया, कि इस पर है कि क्या ये जो नफरती बयान नेता देते हैं तो वो लोगों को भड़काते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं और उसकी परिणति दिखाई पड़ जाती है, कभी जापान में, कभी अमेरिका में, कभी अपने यहाँ भी। और अपने यहाँ इस तरह के बयानों की एक लंबी श्रृंखला है। तो आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि क्या कुछ होता है नफरती बयानों के जरिए। तो राजनीति में हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। दरअसल दुनिया भर में राजनेताओं पर हुए हिंसक हमले की वजह नेताओं की ये बयानबाजी भी है, जो इस तरह की बयानबाजी होती है नेताओं के द्वारा। इस मुद्दे को बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद से चर्चा में है। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों से बचना चाहिए। राजनीति में हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष में हिंसक बयानों के प्रतिफल के तौर पर पिछले साल दुनिया ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की राजनीतिक हत्या देखी है। शिंजो आबे की किस तरह से हत्या कर दी गई थी जापान में, हम सब जानते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी जानलेवा हमला हुआ, उसे भी दुनिया ने देखा। हालांकि ट्रंप बाल बाल बच गए। ये भी
ये ट्रंप की किस्मत कहिए कि वो बाल बाल बच गए, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ था कुछ भी हो सकता था। तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत में भी तो पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित बयान हिंसा को उकसाने के लिए लगातार दिए जाते रहे हैं। आप पीएम मोदी पर दिए गए बयानों को अगर देखें तो भारत में पिछले 2 दशकों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरती बयानों का ढेर सा लगा हुआ है। इसी की एक वानगी है कि पटना में, जब याद कीजिए साल 2013 को जब पटना में पीएम कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी पर हमला हुआ था, और वो इसी अभद्र और हिंसक बयानों की वजह से तो हुआ था। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से लेकर आज तक हेट ट्वीट और बयानों को अगर देखें तो विपक्ष ने भाषाई हिंसा फैलाने में तो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी है। लगातार हेट ट्वीट होते रहते हैं, लगातार बयान आते रहते हैं। ऐसे ही एक बयान के बारे में आपको बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि 2 साल पहले राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मोदी को तो अब घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उन्हें डंडा से पीटेंगे। आप शब्दों पर गौर कीजिए और भाषा पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द हैं और ये शब्द किसी छोटे मोटे नेता के नहीं, राहुल गांधी के हैं। और चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी थी और कहा था कि अब मोदी से कोई नहीं डरता, लोग उसे घर में दुबकने के लिए मजबूर कर देंगे। मोहब्बत की दुकान से सोशल मीडिया पर भाषाई हिंसा के लगातार गोले दागे जाते रहे थे। आप देखिए, लगातार इस तरह के बयान आते ही रहते हैं नेताओं के। तो लोकसभा में सदन के अंदर हिंदू हिंसक होने वाला जो बयान था वो इसी कुंठा का नतीजा था। तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए क्या कहा, और कहा कि राजनीति और प्रतिस्पर्धा तो अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कम से कम अपशब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी विपक्ष को सार्वजनिक मंचों पर बोलते हुए शब्दों के चयन को लेकर हिदायत दी। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है, समाज में एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जैसा कि आज एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। तो ये मुद्दा लगातार चर्चा में है, और आज इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी ने इस पर एक लेख लिखा है, और इसीलिए आज ये और ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने अपने लेख में बहुत सारी बातें कही हैं, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर इस चर्चा में। साथ में सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नीरज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो हैं ही। मैं विनोद जी आपसे शुरुआत करता हूं। आपने ज़रूर जो विक्रम सिंह जी हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं, इन्होंने एक लेख लिखा है जिस पर कि आज एक बार फिर से ये बात चर्चा में आ रही है
कितना गंभीर मुद्दा है जिस पर कि आज हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका कई बार प्रतिफल तो ऐसा होता है, चाहे जापान में देख लीजिए, अमेरिका में हमने हाल में देखा, और भारत में भी बयानों को लेकर सारी हदें हाल में हमने देखी हैं कि नेता और बड़े नेता पार कर जाते हैं। आज विक्रम सिंह जी का जो फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश है, और उनके आर्टिकल को जब सुबह सुबह मैंने भी पढ़ा, और उसके बाद जब आप देखिए कि उस तरह से जो लगातार राजनीतिक बयानबाजी कह सकते हैं, या राजनीतिक एक चेतावनी भी आप कह सकते हैं, या एक कंसर्न भी कह सकते हैं, जो अभी हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये सारी चीज़ें का मूल में अगर आप जाइए तो वो जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं अपने आर्टिकल में जो बता रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बता रहे हैं, वो कंसिक्वेंसेज बता रहे हैं कि आप एक राजनीतिक बयान देते हैं, उसका एक कंसिक्वेंसेज जब आप देखेंगे तो वो कितना बड़ा होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप पे जो अमेरिका में रिपब्लिकन के कैंडिडेट के हो सकते हैं, उसके कैंडिडेट, एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को लेके जिस तरह से एक पूरा माहौल बनाया गया पूरी दुनिया में, और ये माहौल पूरे अमेरिका में बनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा महामानव या विकराल कोई नफरती बना मानव आ रहा है जो अमेरिका की पूरी सोच को एक तरह से बदल देगा। डेमोक्रेसी में खतरा आ जाएगा, संविधान पे खतरा आ जाएगा, ये सारी सोच जिस तरह से वहां पे एक तरह से विचार को फैलाया गया, इसका नतीजा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। पिछले हफ्ते में हमने देखा है। यही कंसिक्वेंसेज को बताते हुए जब आप सीधे बात करेंगे उनसे, तो यही बताते हुए जब आप देखते हैं कि पीएम मोदी इस देश में इकलौते शायद बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ जितने अनर्गल बयान, जितने हिंसा की जो भाषाई हिंसा उनके खिलाफ में लाया गया है या बोला गया है, शायद इस देश में किसी भी नेता के खिलाफ इतना नहीं बोला गया हो। आपको नरेंद्र मोदी के इस बड़े कद से दिक्कत हो सकती है ये, लेकिन आपकी कुंठा है कि जब आप नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अनर्गल बयान, इस तरह के अशोभनीय बयान करते हैं, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जो इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेज हम लोगों ने पिछले साल पंजाब में देखा था। 20 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर का काफिला फंसा हुआ था, कुछ भी हो सकता था। ये बात समझने की जरूरत है, और बाकी बात तो विक्रम सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधे इसीलिए उन्हीं के पास मैं सीधे चलता हूँ। नीरज जी के पास बाद में आऊँगा। विक्रम जी, जिस तरह से सर आपकी आर्टिकल मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों तक ज़रूर हमारे ज़रिए ये बात पहुंचाइए कि भारत में ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि हमने देखा कि जापान में शिंजो आबे की हत्या हो गई, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया, इसके पहले भी नेताओं की हत्या हुई है, लेकिन भारत में इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? क्योंकि बात तो ये होती है कि भाई अरे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलते हैं, किसी बड़े नेता के खिलाफ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसे बयानों को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? विक्रम सिंह जी। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एक भारतीय नागरिक हूं, और आपकी ही तरह मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है जी। मैं जो बात कह रहा हूं, एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह मैं बहुत दुखी, व्यथित और चिंतित हूं जिस प्रकार के शब्दों का चयन हो रहा है, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और अनर्गल तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से किए जा रहे हैं। आप अमेरिका में आ जाए, जापान में आ जाए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में अगर जाए, आरोप प्रत्यारोप, जो फेक डीप फेक, जिसके जो मन में आ रहा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मोटर माउथ, जो मन में आ रहा है बिना सोचे समझे कर रहे हैं। वरिष्ठ पदों पे बैठने वाले अपनी बात को थोड़ा सही तौल मोल करके बोलना चाहिए। सुबोध कांत सहाय साहब कहते हैं कि ये हिटलर शाही है, और जो अंत एडोल्फ हिटलर का हुआ वही नरेंद्र मोदी से होगा। सुबोध कांत साहब हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं, मुझे बहुत उनसे उम्मीद थी। और इसके अलावा अगर आप इस पे आ जाएं कि इमरान मसूद सांसद हैं इस वक्त सहारनपुर में, उनके शब्द को मैं जबान पे ला ही नहीं सकता हूं। और आप आ जाएं कि जिस तरीके से आप अगर देखें कि जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो जो एक महिला का इनकाउंटर हुआ था, नाम एकदम से मेरे दिमाग से उतर रहा है, तो उसके बाद एक ये तो इशरत जहां, शायद इशरत जहां, जी हाँ इशरत जहां। अरे वो एलईटी की ट्रेंड, वो टेररिस्ट थी, उसको हल्का कर देना। आपने तो जो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को पाकिस्तान से बिल्कुल उनकी रॉकेट लॉन्चर की मार में ला करके आपने 20 मिनट रोक दिया, फिर आप कहते हैं कि ये ड्रामा है।
और जिस तरीके से जो 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन में जिस तरीके से हत्या की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई, जैसे आपने इंदिरा गांधी जी के लिए कही थी, बिल्कुल। और और यही बात अगर खत्म नहीं हो जाती है, जो राहुल गांधी जी ने यह कहा कि युवा दौड़ा दौड़ा करके मारेगा क्योंकि बेरोजगार है, जो चप्पल फेंकी गई लोकतंत्र में, अगर किसी ने फेंक दी चप्पल तो पुलिस अपना काम करेगी, उसको ये कहना कि अब लोग उनसे डरते नहीं है, ये आग में घी देने की बात है और दावानल को दावत देना, मुसीबत को दावत देना है। और मैं बताना चाहूंगा, मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ड्यूटी की है, मैं गौरवान्वित हूं। मैंने श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ड्यूटी में गौरवान्वित हूं उनकी, लेकिन अगर यही उनके टाइम में मैं अगर एसएसपी होता, इस तरीके के बयान होते, ये मान के चलिए सिंह साहब, मैं कर देता इनको अंदर और लगाता एनएसए। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके विचारों को अच्छी तरह जानते हैं सर, कि आप किस तरह से आपका जो, जिस समय आप ऑफिस के पद पर थे, उस समय आपका जो कार्यकाल था वो हम सब जानते हैं उसके बारे में, कि आप किस तरह से इन चीज़ों को लेकर टफ थे। नीरज जी, एक तो सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने भी जिक्र किया, विक्रम सिंह जी ने भी, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को खोया था। कांग्रेस वो पार्टी है जिनके बड़े नेता राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई। हम सब जानते हैं कि इन हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं उकसावे, चाहे वो एलटीटी पर आरोप लगे हों या फिर खालिस्तानियों पर आरोप लगे हों। अब सवाल ये है कि क्या एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के बड़े नेता की तरफ से इस तरह का बयान प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री भी हो या फिर कोई बड़े नेता हो, कि लोग डंडे से पीटेंगे, ये क्या मतलब कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी और एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर और राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अगर समझते हैं, तो क्या ये बयान उचित है? लाल सिंह जी, आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि विक्रम सिंह जी अभी ये कहते कि क्योंकि अब वो सेवानिवृत्त हैं, लेकिन उनके बहुत जूनियर आज उच्च पदों पे होम मिनिस्ट्री से लेके अलग अलग महकमों में होंगे जी, तो वो अमित मालवीय के ऊपर एक देशद्रोह का आरोप जो है वो लगवा दीजिए और उनके ऊपर एफआईआर करा के उनको जेल में डाल दीजिए। कौन से बयान पर? आज से 48 घंटे पहले उन्होंने एक बयान दिया कि देश के अंदर जितने कांग्रेस के नेता मारे गए, जिसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने कहा वो डिजर्व करते थे मरना। तो अगर विक्रम सिंह जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, अपने किसी जूनियर को कहिए कि एक देशद्रोह का एक मुकदमा अमित मालवीय पर लगाया जाए, और वो सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं, वहां के सोशल मीडिया चीफ है, रोज प्रधानमंत्री जी से मिलते होंगे, मैं इसमें एक बात कहूं, ट्वीट करते हैं। नीरज जी, मैं इसमें एक बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर हमसे जुड़े, वैसे जुड़ने का उनका है कार्यक्रम, अगर वो जुड़ जाते हैं, ये सीधा सवाल हम उनसे पूछेंगे। लेकिन एक सवाल मैं लौटता हूं, फिलहाल सीधे हमें चलना है जरा विज्ञान भवन, दिल्ली के विज्ञान भवन में अमित शाह जो हैं वो 7th अपेक्स लेवल एनकॉर्ड आपका हार्दिक में पहुंच गए हैं एवं स्वागत है। 7वीं एपेक्स एनकॉर्ड कमेटी की बैठक में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथियों का केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से हम स्वागत करते हैं, और साथ ही स्वागत करते हैं विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ऑनलाइन भाग ले रहे माननीय अतिथियों का। महोदय, एनकॉर्ड की संकल्पना गृह मंत्रालय में ली गई थी, 2016 और 2019 में इसमें फेरबदल किया गया। 4 स्तर पर इसकी मीटिंग होती हैं, केंद्रीय स्तर पे 2, राज्य स्तर और जिला स्तर। आपके निर्देशानुसार इसमें ढांचागत परिवर्तन कर कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है और बैठकों की संख्या में भी निरंतर उन्नयन हो रहा है, जिसके परिणाम भी फलीभूत हो रहे हैं और आपसी समन्वय में भी काफी वृद्धि हुई है। इस श्रृंखला में ये शीर्ष बैठक 7वीं है जो आज आपकी अध्यक्षता में हो रही है। अब मैं अपने मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा
कि वो सभागार से प्रस्थान करें। ये सीधा प्रसारण आप दिल्ली के विज्ञान भवन से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है वो 7वें अपेक्स लेवल एनकॉर्ड की बैठक में पहुंच गए हैं। उसी का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। और अब हम लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। और जो चर्चा हम कर रहे थे वो चर्चा ये कि क्या नफरती बयान जो राजनीति में दिए जाते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। बिक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं, साथ में नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इस समय रुख करता हूँ सिद्धार्थ, अभी जिस तरह से कि सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया सिद्धार्थ, लेकिन जब ये सवाल हम नीरज जी से पूछ रहे हैं तो नीरज जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय के तरफ से ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि भाई नफरती बयान की श्रेणी में तो ये भी आता है, तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। सिद्धार्थ, सबसे पहली बात लाल सिंह जी, अभी मैं आपकी डिबेट को सुन रहा था और हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी वो पूर्व डीजीपी से जो आपके पैनल पे मौजूद थे उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप अमित मालवीय जी के बयान पर जाकर के कार्रवाई करिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर अमित मालवीय जी ने गलत बोला है और जैसा आप क्लेम कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ बोला है, अगर ऐसा है तो आप भी जाकर के नीरज जी FIR दर्ज करवा सकते हैं। एक आपको पूर्व डीजीपी जी की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने किसी जूनियर पुलिस अधिकारी को बोले। आप हमारे देश में कहीं भी जाइए, FIR दर्ज करवाइए। पर आप अर्थ का अनर्थ निकालना चाहें और टीवी डिबेट पे जो नहीं कहा गया है उसको कह करके अपने किए हुए कृत्य को छुपाने का प्रयास करेंगे, तो ये पूरी चर्चा को ही एक निरर्थक दिशा में ले जाने का काम करेगा। ये अन्याय हो जाएगा, मैं मानता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार की चर्चा पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हो रही है, पूरे विश्व के ऐसे बड़े लीडर्स के साथ इसी प्रकार के नफरती बयानों के बाद जिस प्रकार की घटना हो रही है, उसको भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं ये चिंताजनक है। अगर आपका प्रतिपक्ष के नेता या कोई भी सीनियर लीडर्स आज खुले में ये कहने का काम कर रहे हैं कि इनको डंडे मारे जाएंगे, इनको भगाया जाएगा, इनको उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए कहा जाए कि ये हिटलर की मौत मरेंगे, इनकी बोटी बोटी काट दो। क्या ये भाषा है? और इस भाषा का क्या अंजाम होता है हमने अमेरिका में देख लिया है, हमने जापान में देख लिया है, हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। तो ये जो एक नफरत फैलाने की पूरा एक कार्यक्रम है, या फिर यूं माना जाए कि अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी के लिए किसी भी हद को पार करके ये कह दिया जाए, मैं मानता हूं आज की इस राजनीति को इस स्तर पे लाने में जिन भी लोगों का हाथ है उनको इससे दूरी बनानी। आ रहा हूं नीरज जी, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो जहां पे जिस मोड़ पर आज अमेरिका खड़ा है, जिस मोड़ पे जापान खड़ा है, जैसी घटनाएं वहां हुई, भारत को पहुंचने में देर नहीं लगी। हमने देखा है अब हमारे प्रधानमंत्री पर क्या थ्रेट असेसमेंट है, क्या पटना में प्रयास किया गया था, लगातार वो किस थ्रेट के असेसमेंट पे रहते हैं, और पूरे देश के एक वर्ग को उनके खिलाफ ये कह करके या ऐसा सोचने वालों को पनपा करके उनकी सोच का समर्थन करके मैं किस प्रकार की राजनीति हुई, ये तो विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज मैं मानता हूं ये महत्वपूर्ण विषय है, और इसलिए इस विपक्ष इस सभी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितनी भी पार्टियां हैं उनको ये समझना चाहिए। नीरज जी आप एक छोटा सा काउंटर कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप बिक्रम सिंह जी से क्यों कह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि अमित मालवीय ने गलत बयान दिया, आप ही FIR दर्ज करवा लीजिए। हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, और हम लोग निश्चित तौर पर इस बात को इंश्योर करेंगे कि अमित मालवीय जैसा नफरती आदमी जेल की सलाखों के पीछे रहे। वो समाज के लिए खतरा है वो व्यक्ति तो। लेकिन मैं अब अपनी बात पूरी कर देता हूं, क्योंकि बोलते बोलते बीच में से अमित शाह जी आ गए थे। तो मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा था कि भाजपा के लोग दूर का चश्मा जरूर रखते हैं, पास का चश्मा लगाना ये भूल जाते हैं। क्यों आप अमेरिका और जापान जा रहे हैं? जो दक्षिण पंथ के पोस्टर बॉय थे नथुराम गोडसे, जो इस आजाद भारत के पहले आतंकवादी थे, उन्होंने तो देश के जो सबसे बड़े अपराधी थे, देश के सबसे पहले अपराधी और आतंकवादी में अंतर होता है नीरज जी। आतंकवादी वो होते हैं जो बस अड्डे पर बम ब्लास्ट कर देते हैं, आतंकवादी वो होते हैं जो बसों के अंदर बम ब्लास्ट कर देते हैं। लाल सिंह जी, आप क्या इस बात को नहीं मानते हैं कि नाथूराम गोडसे? मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे अपराधी थे, आतंकवादी नहीं थे।
आतंकवादी वो होते हैं जो आम लोगों को टेरराइज करें सर। आतंकवाद की परिभाषा इस तरह की होती है। लाल सिंह जी, आतंकवादी वो होते हैं जो आम लोगों को टेरराइज करे, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे ने आम आदमी को टेरराइज किया था। अब सुनिए हाँ। अब मैं आपसे जवाब लूंगा, मुझे बताइए। हाँ। देश के एक विशिष्ट समुदाय के प्रति दक्षिणपंथी नेता, जिसमें इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेता शामिल हैं, वो जब उनको आतंकित करते हैं तो क्या देश के सर्वोच्च नेताओं ये को परसेप्शन है या इसके खिलाफ कुछ ठोस है? देखिए, एक तो होता है कि आप परसेप्शन बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन उसका कुछ ठोस हो ना। आप और हम तो बच्चे हैं नहीं। मैं कहता हूं बच्चे या युवा कहने से काम नहीं, अदालती कार्रवाई की बात हो रही है। बात अदालती कार्रवाई की। हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो गंभीर बात है। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत ही गंभीर है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि सात समंदर पार जाने की जरूरत नहीं, यहां की जरूरत है, तो हम भी कहते हैं कि हाँ। मैं सिद्धार्थ आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा विनोद जी को चर्चा में लेके फिर आ रहा हूं। अच्छा, आप कर लीजिए सिद्धार्थ, एक छोटा सा जवाब। हाँ कर लीजिए, छोटा काउंटर कर लीजिए। मैं थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट कर दूं हमारे कांग्रेस के साथी को। पहली बात तो बोल रहे थे हम लोग दूर का चश्मा रखते हैं, पास का चश्मा नहीं रखते, और बात वर्तमान की नहीं करना चाहते। अब इनको जाना है पीछे नाथूराम गोडसे के पास। आपके पास कौन सा चश्मा है? ये इतिहास वाला चश्मा है, सबसे दूर का बताता है। अभी पूरी डिबेट में आज के लिए नहीं बोलेंगे, बोटी बोटी काट दूंगा वाले पे कोई जवाब नहीं देंगे। बात कर रहे हैं किसने कब कहा, किसको क्या किया। इमरान मसूद का आप हवाला दे रहे हैं, ठीक है। जिस अदालत ने मैं आप दोनों के पास आऊंगा आप दोनों के पास। जरा मुझे विनोद जी को चर्चा में डाल दीजिए। आप दोनों मिश्रा बैठ करके नहीं बताएंगे कि कौन क्या था। देश की अदालत बता चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी भी देश की महंगाई और यूपी के अंतर कला को डिरेल करने के लिए, न्यूज साइकिल से हटाने के लिए ये नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। इस तरीके के शरारती तत्वों से हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया है। ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग सिर्फ जो हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए प्रकट हो जाते हैं भाजपा के मंचों पर, उस पर बात नहीं होगी। तंदूर कांड करने वाले वो आतंकवादी है क्या? शशि थरूर आतंकवादी है क्या? आपके सांसद सुनिए ना, शशि थरूर आतंकवादी है क्या? आप शशि थरूर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मारने के आरोपी आतंकवादी शशि थरूर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ, आप शशि थरूर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आतंकवादी हैं क्या? आप शशि थरूर के ऊपर आरोप ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा इस विषय पर गंभीर चर्चा और गंभीर चिंता की जरूरत है। मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटूंगा। मुझे विनोद जी को शामिल कर दीजिए। विनोद जी, देखिए, जो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप। अब उन्होंने नाथूराम गोडसे तक वो चले गए, इन्होंने कहा कि भाई नाथूराम गोडसे तक क्यों जाते हैं, इमरान मसूद का तो बयान हाल का है। इस तरह से तो गंभीर चर्चा इस मुद्दे पर नहीं हो सकती जितनी संवेदनशील, जितना गंभीर ये मुद्दा है। मैं सुन रहा था, मैं सिद्धार्थ जी का भी सुन रहा था, नीरज जी का भी सुन रहा था। नीरज जी जो लॉजिक दे रहे थे, सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं, वो बंदा आपके लिए सूट नहीं करता है तो आप महंगाई की बात करने लगते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं। अलग से चर्चा हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, गांधी की हत्या को जितना कांग्रेस ने अभी तक बेचा है, शायद इस देश में इससे ज्यादा नफरती राजनीति आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ जितना गांधी की हत्या को लेके कांग्रेस ने 30 साल राजनीति की है। गांधी हत्या के बाद क्या हुआ था विनोद जी? हत्या के लेके गांधी हत्या के बाद महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ था विनोद जी, वो भी बता दीजिए जरा। ये बात आप सुन लीजिए और गौर कर लीजिए। ये नैरेटिव से देश नहीं चलेगा। ये देश नैरेटिव से चलाने में आप जब जिस तरह के हिंदू के खिलाफ में, एक गांधी के खिलाफ में आप हत्या करते हैं और पूरे हिंदू समाज पे आप चस्पा करते हैं, आप बताते हैं कि ये पहला आतंकी नाथूराम गोडसे था, तो उसके बारे में यही नफरती हिंसा और भाषाई हिंसा है जो आप एक पूरे कम्युनिटी को उसके साथ मैं लौटता हूं क्योंकि इस समय एक ब्रेकिंग आ रहा हूं। नीरज जी आपके पास आऊंगा चर्चा में, लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश से एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़े रेल हादसे की खबर आ रही है, और वो जो ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आ रही है। हालांकि इस बीच बचाव और राहत कार्य जो है वो तेजी से जारी है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय कि जो रेल हादसा हुआ है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रेल हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। तो उत्तर प्रदेश में ये गोंडा के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है।
डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसी ये ट्रेन नंबर 15904 ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, इसके कोच पटरी से उतर गए हैं इस रेल हादसे में। तो इस बीच बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रेल हादसे का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। तो ये रेल हादसे की खबर, विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले तो ये बताइए इस हादसे के बारे में अभी तक क्या खबर मिल पा रही है और क्या कुछ हादसे के कारणों के बारे में भी शुरुआती खबर है क्या? जी बिल्कुल, ये हादसा हुआ है गोंडा में, ये हादसा हुआ है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, ये 15904 ये गोंडा से झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। और जैसा अभी हमारी बात हुई है, आला अधिकारी, उच्च अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, मेडिकल वैन वहां पर रवाना कर दी गई है। सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और तत्काल रूप से सबसे पहले राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए हैं। आसपास के क्षेत्रों से तमाम मेडिकल टीमों को वहां रवाना कर दिया गया है और जल्द से जल्द लोगों की वहां मदद कराई जा सके, सबसे पहले चुनौती यही रहती है और उसी पर काम किया जा रहा है। तत्काल वहां से रेस्क्यू का काम किया जाए। डीआरएम नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर लखनऊ वो रवाना हो चुके हैं, हमारी बात हुई है, तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं पूरे रेस्क्यू की निगरानी करने के लिए। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, जो वहां पर हादसे में घायल हो तत्काल रूप से उनको उपचार मिले। ठीक है, ये प्रशासन की सबसे बड़ी लक्ष्य है इस समय। हालांकि ये रेलखंड अभी यहाँ पर रेल मार्ग बाधित है, इसके बाद जब रेस्क्यू करने के बाद बिल्कुल रेल मार्ग को जो है फिर से चालू किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि घायलों को सहायता पहुंचाई। मैं लौटता हूं आपके पास विकास, आपके पास लौटता हूं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी जुड़ रहे हैं जो रेल मंत्रालय से जुड़ी जो अपडेट है, खबर है, उस पर पैनी नजर रखते हैं। अभिषेक, ये इस ट्रेन हादसे के बारे में क्या कुछ खबर आ रही है और अभी तक जो अपडेट है इसके बारे में क्या कुछ मिल रहा है? देखिए, जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे उन यात्रियों की माने जो अभी ताजा तस्वीर जो निकल के आ रही है वो यही बता रही है कि चंडीगढ़ से गोरखपुर होते हुए इस ट्रेन को डिब्रूगढ़ जाना था और गोंडा के पास जो है ये ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। डिरेलमेंट में फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि 3 से 4 बोगियां जो है वो डिरेल हुई है और एसी की कंपार्टमेंट बताए जा रहे हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है ये एसी के हैं। साथ साथ जो वहां पर राहत और बचाव के लिए जो सीपीआरओ हैं, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये गोरखपुर जोन के अंदर आएगा। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि जो राहत बचाव की टीम है वो घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और फिलहाल जो बड़े अधिकारी हैं गोरखपुर डिवीजन के हों या फिर लखनऊ डिवीजन से हो, वहां से जो है वो वहां के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। अभी कैजुअलिटी की बात करें या फिर इंजर्ड की बात करें, इसकी फिलहाल कोई सूचना नहीं है। रेलवे के अगर आधिकारिक तौर पे अभी किसी चीज की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे जैसे कि वहां पर अधिकारी पहुंचेंगे, राहत बचाव दल का काम शुरू होगा। कितनी पटरियां हुई है, बेपटरी हुई है, कितनी रेलगाड़ी कितनी बोगियां बेपटरी हुई है, ये जो है अभी थोड़ी देर में इसका भी पता चल जाएगा। लालचंद जी, मैं लौटता हूं आपके पास और ज्यादा अपडेट लूंगा। विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेकर के और राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ लखनऊ से आपको खबर मिल पा रही है? क्योंकि लखनऊ से गोंडा की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर राहत और बचाव कार्य पहुँचने में, जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पहुँचने में क्या कोई देरी भी लग रही है या बिल्कुल राहत और बचाव वहाँ पर पहुँच चुका है? बिल्कुल, शुरुआती रेस्क्यू वहाँ पर चालू कर दिया गया है और यहाँ से जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है उसको भी वहाँ पर रवाना कर दिया गया है और गोंडा प्रशासन से जितने स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं उनकी टीम वहाँ पर लगाई गई है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और खासतौर से वहाँ पर जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उन पर बेड खाली करा दिए गए हैं। वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है कि जैसे घायलों को वहाँ ले जाया जाएगा, तत्काल वहाँ पर उनका उपचार हो। इसके लिए तमाम सारी एम्बुलेंस वहाँ पर लगाई गई है, वहाँ पर मौके के लिए रवाना कर दी गई है और ये तेजी से काम किया जा सके उसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है घायलों के उपचार के लिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है और आसपास के लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि यहाँ पर
हादसा जब हुआ है वहाँ पर आसपास के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। वहाँ पर यात्री खासतौर से जो घायल हुए हैं वो माना यह जा रहा है कि कोई आधिकारिक कुछ नहीं है, लेकिन 10 से 15 यात्री घायल हुए हैं इस हादसे में। और सबसे बड़ी चुनौती यही है सरकार, प्रशासन, रेलवे की कि घायलों का उपचार शीघ्र किया जाए। जी बिल्कुल, आपसे और ज़्यादा अपडेट हम लेंगे। अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अभिषेक, विकास जो बता रहे हैं कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, जिस तरह से हम कुछ तस्वीरें भी देख पा रहे हैं अभिषेक, जो बॉगी हैं वो पटरी से उतर करके ऐसा लग रहा है कि खेतों में जाकर उलट गई है। इस तरह की तस्वीरें हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हादसा कितना बड़ा, अभिषेक, अभी तक क्या जानकारी मिली है? कितनी पटरियां बॉगी से उतरी हैं? क्योंकि तस्वीरों में दिख रही हैं कि करीब करीब कम से कम 4, 5, 6 जो ये बॉगी हैं वो पटरी पर से उतरी हुई हैं। बिल्कुल लालचंद, देखिए सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि इसमें देखिए कोई हेड ऑन कॉलिजन नहीं है। बारिश का मौसम जरूर है, बारिश के मौसम के कारण हालांकि लगातार रेलवे के सारे ट्रैक का जो मेंटेनेंस किया जाता है, रोज जो है उसकी निगरानी की जाती है, लेकिन किस कारण से हुआ है, क्या बारिश के कारण कोई जो ये कहा जा सकता है पटरियों के ऊपर नीचे ना हो, ये एक रीजन हो सकता है। और जो डिरेलमेंट जिस तरीके की यहाँ पर देख रहे हैं, बोगियां जो है वो पलटी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी है, जैसे कि पहले के रेल एक्सीडेंट में हम लोगों ने देखा है कि वो बिल्कुल LHB कोच ना होने के कारण वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है डिरेलमेंट स्लिप हुई है, क्या रीजन है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है भारतीय रेलवे की, वो प्रायोरिटी यही रहे इसके ऊपर कि सबसे पहले जो भी यात्री ट्रेन के अंदर, बोगियों के अंदर फंसे हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो यात्री बाहर हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। मेडिकल की टीम जो है वो जो यहाँ दुर्घटना स्थल पर उसे जल्द से जल्द वो वहाँ पर पहुंचे। जो रेलवे की वैन है, रेस्क्यू वैन है, वो उसे वहाँ पर भेजा जाए। साथ साथ जितने तरह के जो तमाम उपाय किए जा सकते हैं, हालांकि जिस तरीके की आप डिरेलमेंट देख रहे हैं, आप निश्चित तौर पे इसमें कुछ घायलों की कुछ संख्या हो सकती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई इसके अंदर जो है कोई कैजुअलिटी नहीं है। और रेलवे अधिकारियों की माने तो ये इतना बड़ा या कह सकते हैं भीषण इस तरीके का हादसा नहीं है, ये डिरेलमेंट आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं बेपटरी हुई है। यानी कि एक आप स्लिप हुआ है, सिग्नल का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके के रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। गोंडा वैसे भी अगर आपको हम बताएं तो गोंडा जो है एक पिछड़ा इलाके में, आप अगर देखा जाए तो बहुत विकास नहीं है गोंडा के आसपास का, तो वहाँ पर इस तरीके का बहुत बड़ा सेटअप भी नहीं है कि चाहे वो बड़े अस्पताल हो, लेकिन रेलवे की ओर से तमाम जो भी साधन है उसे वहां पर मुहैया कराया जा रहा है। विकास, अपडेट ये आ रही है कि मेडिकल टीम और राहत और बचाव की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है इस समय। जी बिल्कुल, ये सूचना मिल रही है कि रेलवे की तरफ से जो मेडिकल वैन है वो वहां पहुंच चुकी है और वहां पर लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग घायल हुए हैं, अभी जो शुरुआती सूचना मिल रही है, ये सिर्फ सूचना पुष्टि नहीं है कि तकरीबन 10 से 20 लोग यहाँ पर घटना में घायल हैं। इन लोगों को सबसे पहले मेडिकल उपचार मिले, उनको मेडिकल वैन में उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, जिनको अस्पताल स्थानीय पहुंचाया जा सके, उसकी कार्रवाई की जा रही है। लगातार प्रशासन की यही मुस्तैदी है कि सबसे पहले जो है कह रहे हैं घायलों का इलाज कराया जाए और जो वहाँ पर लोग हैं, यात्री हैं, उन लोगों को वहाँ से निकाल दूसरे स्थान पे पहुँचाया जाए। उनके गंतव्य तक जो व्यवस्था की जाएगी उसके आगे का रेलवे कार्रवाई करेगा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे फाइनल है कि जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, सबसे पहले उनके उपचार की जरूरत है। वो जो सूचना मिल रही है कि रेलवे की मेडिकल टीम वहाँ पर मेडिकल वैन पहुँच चुकी है। बिल्कुल, सबसे पहले उनको उपचार की ज़रूरत है। और अभिषेक, जो हमें खबर मिल रही है इस समय कि कुल मिलाकर के पटरी से 15 कोच उतरे हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो 3 कोच पलट गए हैं और करीब करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। अभिषेक, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से कोई पुष्टि नहीं है। कैजुअलिटी को तो रेलवे बिल्कुल ही खारिज करिए कि इसमें कोई कैजुअलिटी है। इंजर्ड जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके डिरेलमेंट, देखिए कोई भी अगर इधर डिरेलमेंट होता है तो उसमें यात्रियों के घायल होने की संभावना रहती है, लेकिन उनके लिए जो प्राथमिक उपचार है उसे घटनास्थल पर ही उसकी जो है तैयारी की जा रही है, उसको वहाँ पर पहुँचाने का। साथ साथ ये बताया जा रहा है कि वहाँ नज़दीक में जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ से जो सुरक्षा बल है उनको वहाँ पर भेज दिया गया है, ताकि जो भी लोग अब
फंसे हैं या घायल हैं उनकी अविलंब जो है उनको मदद की जा सके। साथ साथ स्थानीय लोग जो है वहाँ के वो भी घटनास्थल में मौजूद पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद से जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और जो तमाम तरह के रेलवे के रेस्क्यू वैन हो, रेलवे के मेडिकल वैन हो, इन सबको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि गोंडा जो है, गोंडा और मनकापुर के बीच में ये जो है ये घटना हुई है, गोंडा और मनकापुर के बीच में। तो और इस घटना में कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन जो कि एक इलाके के हिसाब से यहाँ पर काफी कुछ जो है डेवलप्ड ये इलाका आप इसको नहीं कह सकते। तो रेलवे चाहे लखनऊ हो या फिर गोरखपुर जोन के अंदर ये पूरा जो है ये जो दुर्घटना स्थल है ये आता है, तो गोरखपुर से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो रेस्क्यू के जो सब कुछ है वो इसके अंदर जो है यहाँ पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ साथ जो घटना हुई है इसके कारण क्या है इसकी भी जांच होगी, लेकिन जिस तरीके की ये डिरेलमेंट है इसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बारिश जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पूरे 15-16 राज्यों में जिस तरीके से घनघोर बारिश हो रहा है और जिस तरीके की आप देख रहे हैं कि हर राज्य में ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट की जिस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक मौसम भी एक वजह हो, पानी भी एक वजह इसकी हो सकती है। लेकिन ये रेलवे के जांच के बाद इस चीज का पता चलेगा कि आखिर कारण क्या है। बिल्कुल, कारणों का बाद में पता चलेगा। लेकिन विकास, हमें ये जानकारी मिल रही है कि जहां पर ये हादसा हुआ है उस जगह पास में हाईवे भी है, यानी कि जो सड़क है वो बिल्कुल वहां से नेशनल हाईवे शायद कोई गुजरती है। तो ये बिल्कुल जो राहत और बचाव कार्य है उसमें उस टीम को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, टीम बिल्कुल समय से पहुंच गई होगी और जिस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं उसमें संपर्क को लेकर के कोई दिक्कत वहां पर नहीं हो रही है। ये क्या खबर है इसके बारे में? जी बिल्कुल, यही कारण है कि वो घटना जिला मुख्यालय से अधिक दूरी पे नहीं थी और बगल में हाईवे था। लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी जिला मुख्यालय से है इसकी, तो इसीलिए वहां पर राहत और बचाव कार्य वहां पर तत्काल पहुंच चुका है। वहां के सीमोस जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने सारी टीमें वहां पर मेडिकल टीम भेज दी हैं, वहां पर एम्बुलेंस भेज दी गई है कि वहां पर घायलों को निकालकर अस्पताल लाया जाए जहां पर उनका समुचित इलाज हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। राहत कार्यों में तेजी के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहां पर ये हमारी जानकारी मिल रही है कि तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और कुछ नंबर्स भी रेलवे ने जारी किए हैं इस घटना को लेकर कि तमाम सारे इसमें जो अपने परिजन हैं उनका इस पर लोग हाल ले सकते हैं, ऐसे कुछ रेलवे ने नंबर्स भी जारी किए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है प्रशासन की कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को उपचार दिया जा सके। जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, इसके बाद तमाम सारे यात्री हैं उनको उनके गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा वो सारी प्रक्रिया रेलवे के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल। अभिषेक, का रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर के तौर पर भी कुछ जारी किया है। जो ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उनकी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है लोगों के लिए। बिल्कुल, अभी हेल्पलाइन नंबर जो है रेलवे ने जारी किया है और जो हेल्पलाइन नंबर रेलवे उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो है अगर हेल्पलाइन कमर्शियल कंट्रोल का भी उन्होंने नंबर जारी किया है। इसके अलावा जो सिमलगुड़ी है, तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, मैरैनी है, इन सभी जगहों के उन्होंने जो है रेलवे ने हेल्पलाइन जारी किया है। साथ साथ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने जो है 3 हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है। और जो तमाम रेलवे की ओर से जिन जो परिजन हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके जो परिजन हैं उन लोगों को पूरी जानकारी मिल सके, उन लोगों तक उनके परिजनों की जो यात्रा कर रहे हैं उनके बारे में सूचना मिल सके, इसके लिए रेलवे ने जो है अविलंब जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और जिन लोगों की का भी रिजर्वेशन है या फिर जो लोग इसमें सफर कर रहे हैं उनकी जानकारी उनके परिजनों को मिल सके ताकि कोई जो है घबराहट की स्थिति इसके अंदर ना पैदा हो सके। तो अभी फिलहाल रेलवे की ओर से, और सबसे बड़ी बात लालचंद मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू ये जो रेलवे की जो रेस्क्यू टीम है, जो रेस्क्यू वैन कहते हैं, वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है कि अब जो वहां पर राहत और बचाव का काम है ये जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाएगा। अगर कोई घायल है तो उसको उसके इलाज से लेकर के और जो तमाम तरह की मेडिकल सुविधा जो है वो उन्हें प्रदान किया जाएगा। और साथ साथ जो
फंसे हुए हैं, अगर किसी बोगी को अगर काटने की जरूरत पड़ी, अगर डिरेलमेंट के कारण क्या होता है कई बार बोगियां जो है कंप्रेस हो जाती है, तो उनसे उन लोगों को कैसे निकाला जाए, इसका जो प्रोसेस है वो भी जो है शुरू कर दिया गया है लालचंद। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंच गई है। जी बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों, सीएससी को अलर्ट पे रखा गया है। सीएम योगी ने प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों को और आसपास के जनपदों के आला अधिकारियों को भी वहां पहुंचने के निर्देश दिए हैं वहां पर, कि तत्काल रूप से वहां जो व्यवस्था की जरूरत हो वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध की जाए। खासतौर से जो घायल लोग हैं उनको इलाज उपलब्ध कराया जा सके, और तमाम सारे जो यात्री हैं, जो कि यात्री ट्रेन थी, तो वो यात्री हैं उनको भी वहाँ कोई असुविधा ना हो, उनको उचित स्थल पर ले जाया जाए, उनको बैठाया जाए, ताकि उनको इसके बाद की व्यवस्था की जाएगी उनके गंतव्य तक पहुंचाने की। इसके लिए तमाम निर्देश सीएम योगी ने जारी कर दिए हैं, और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर वहां पर लोगों को सहायता पहुंचाए, इसके लिए आदेश जारी कर चुके हैं। वो भी शीघ्र ही वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि आसपास के जनपदों में एसडीआरएफ की टीम तैनात रहती है, वही सारी टीमें वहां पर लगा दी गई हैं। बिल्कुल, जिस तरह से राहत और बचाव कार्य को लेकर के तेजी दिखाई पड़ रही है, मुख्यमंत्री ने खासतौर पर इसको लेकर के निर्देश दिए हैं, और इधर दिल्ली में लगातार जो है खबरें रेलवे मंत्रालय की तरफ से अपडेट आ रही हैं। अभिषेक, जो तमाम हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया रेलवे के द्वारा, और कुछ अपडेट रेलवे के द्वारा इस बारे में दिया गया इस दुर्घटना के बारे में? देखिए, पिछले अगर आप रेल दुर्घटनाओं पे नजर डालें तो जिस तरीके से रेलवे ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, अब उसको लेकर के तमाम जो एलएचबी कोचेज की बात हो, या फिर रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस की बात हो, या फिर जो सिग्नलिंग सिस्टम की बात हो, इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरता गया। सुरक्षा की दृष्टि से जो रेलगाड़ियां हैं, जो संवेदनशील, जहां पर आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट जोन है, उस पर बहुत स्लोली वहां से मूवमेंट किया गया, कॉलिजन ना हो, इसको लेकर के खास ध्यान रखा गया। लेकिन जहाँ तक जिस तरीके की ये तस्वीरों से इस रेल डिरेलमेंट को हम देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं, ये ट्रेन डिरेलमेंट जो है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि पटरियों के ऊपर जो है बारिश एक बड़ी वजह हो सकती है। तो बारिश के कारण जो है कई बार पटरियां जो है ऊपर नीचे हो जाती है और स्लिप कर जाती है, लेकिन उसका भी जो है बराबर मुआयना होता है। अब घटना का कारण क्या है, किस कारण से ये घटना हुई है, ये रेलवे की पूरी दुर्घटना की जो इंक्वायरी जरूर करेगी, सीआरएस इंक्वायरी इसकी होगी, और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज है कि इस घटना में जो भी लोग फंसे हैं, इस दुर्घटना में जो भी घायल हैं, उनको बाहर निकाला जाए, कोई कैजुअल्टी ना हो, और खास तौर पर सबको रेलवे के, क्योंकि हमने पिछले जो अभी बंगाल इलेक्शन की बात करें तो हमने वहां देखा कि आप रेस्क्यू का वर्क कितना फास्ट किया गया जी, लोगों को किस तरीके से निकाला गया, वो घटनास्थल से लोगों को बाहर लेके आया गया, और तुरंत जो है उस लाइन को भी रिस्टोर किया गया। शाम तक होते होते रात तक में उस लाइन को भी रिस्टोर किया गया। तो एहतियात के तौर पे लगातार जो है रेलवे मंत्रालय के अंदर भी रेल हादसों को रोकने के जो है के लिए बराबर बैठकें बुलाई गई, उसको लेकर के लंबी जो है वो मंथन भी चला, और कई सारे इसको लेकर के जो सुझाव है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से, जैसे आपने देखा बंगाल में सिग्नलिंग सिस्टम एक बड़ी वजह रही, क्योंकि जहां पर भी आपको सिग्नल है, आपको क्लियर नहीं है, तो वहां पर जो एक्सप्रेस जो गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ी, उसको एक मिनट दिन में, और अगर रात का समय तो 2 मिनट रुकना होता है। वहीं अगर इस चीज को कंचनजंगा एक्सप्रेस ने तो फॉलो किया था बंगाल में, लेकिन जो माल गाड़ी के ड्राइवर थे वो सिग्नल सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाए, जिस कारण से कि पीछे से कंचनजंगा में डैश हुआ। यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये है कि डिरेल हुई है, पटरियों से लोग यहाँ पर जो है उनकी जो भी है वहाँ पर रेस्क्यू की टीम से लेकर तमाम जो टीम है, लोकल प्रशासन की बात करें, मुख्यमंत्री ने खुद से भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका खुद से संज्ञान लिया, रेलवे के तमाम रेलवे बोर्ड चेयरमैन की बात करें या फिर रेल मंत्री की बात करें, तमाम लोगों की पैनी निगाह है इस पूरी घटना के ऊपर। और जैसे जैसे फिलहाल उनकी प्रायोरिटी यही है कि वहाँ पर जो भी
जितना जल्दी वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको पहुँचाई जा सके, ताकि पैसेंजर्स को किसी तरीके की तकलीफ ना हो और उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा रहे हैं, जो नंबर रेलवे ने जारी किया है। किसी भी तरह के पूछताछ करनी हो या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर रेलवे ने जारी किए हैं, जो लगातार हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही नीचे में भी वो लगातार आपको दिखाई पड़ रहा है वो हेल्पलाइन नंबर। विकास हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वहाँ पर आसपास के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य वहाँ पर चल रहा है और अतिरिक्त वहाँ पर टीमें लगाई दी गई हैं जो मौके पर पहुंच रही हैं, धीरे धीरे कर वहां पर पहुंच रही हैं। SDRF टीम को भी रवाना कर दिया गया है वहां पर, क्योंकि ये हादसा जो अभी सूचना मिल रही है 2:30 पर ये हादसा हुआ है। ये जो हादसा हुआ है मोतीगंज, गोंडा के मोतीगंज में हुआ है। ये जनपद मुख्यालय से तो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहां से मनकापुर जो एक डेवलप कस्बा है वो भी वहां से करीब। ठीक है विकास, हम लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे आपसे भी और साथ में अभिषेक से भी लेते रहेंगे अपडेट। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हादसे की खबर आ रही है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।